स्टार्ट कर दिया था। ओलिगोपोली में हमने क्या चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं अभी तक, सबसे पहले तो उन्हें देखते हैं। देखिए, इसके अंदर हमने तय ये किया था कि हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि जनाब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और ये मॉडल दो शक्लों में, एक क्लूसिव फॉर्म में और एक नॉन क्लूसिव फॉर्म में हमने देखना था। यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ जो बयान की वो ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर डोमिनेंट फ्यू प्लेयर है मार्केट में, ज़्यादा प्लेयर नहीं है, फ्यू प्लेयर है। यानी यहाँ प्लेयर्स की तादाद जो है वो 2, 3, 4, 5 हो सकती है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं। तो आप जानते हैं कि बिग 4 ऑडिट फर्म्स जिसके अंदर अर्नेस्ट एंड यंग है, इसी तरह आपका जो है फॉर्गसन है, KPMG है। इसी तरह अगर आप देखें तो इसके अंदर एक एग्जांपल हो सकती है हमारी मोबाइल कंपनियां पाकिस्तान में, जैज़ है, वारिद है, आपका जो है यूफोन है, टेलीनॉर है। तो चंद एक कंपनी है, तो ये भी इसकी मिसाल हो सकती है। तो ये आपका जो है वो ओलिगोपोलिस सिचुएशन है जिसके अंदर चंद एक फर्म्स हैं और उनके आपस में टफ मुकाबले हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो सकती है। इसी तरह कल मोहित बात कर रहा था, हमारे यहाँ जो हमारी बेवरेज और फोज जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली जो कोला और बॉटल्स प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, ये इसके अंदर भी सिचुएशन है। पेप्सी है, कोक है, एक दो कंपनियां और हैं, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। ये भी ओलिगोपोलिस सिचुएशन है। तो ओलिगोपोलिस सिचुएशन ये है कि डोमिनेंट फ्यू प्लेयर्स हैं। अच्छा, फिर इनकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे का मुतबादिल हैं ऑफ ईच अदर, और डिसीजन जो है इनके वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी इनकी कीमतें तकरीबन इन्हें बराबर ही रखनी पड़ती हैं। अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क रख सकते हैं, अगर ज़्यादा करें तो दूसरे को भी कम करना पड़ता है। लिहाजा इनके जो है पॉलिसीज़ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होती हैं। कि योफोन ने सुपर कार्ड इंट्रोड्यूस कराया तो बहुत जल्दी वही सहूलत दूसरे को भी देनी पड़ी, एक ने रेट गिराया तो दूसरे को भी गिराना पड़ा। तो इस तरह इनकी पॉलिसीज बनती हैं। हम रिपीट कर देते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी मार्केट है जहाँ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं, फ्यू प्लेयर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। और इसके अंदर जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो सेल होती हैं एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, और डिसीजन जो है इनके वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा जी, तो ये बच्चों हमारी ओलिगोपोलिस सिचुएशन। अब अगर आप देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स की जब डिटेल में हम जाते हैं तो काफ़ी इसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन हम इसमें से वो जो हमारे कोर्स से ज़रा ज़्यादा रेलेवेंस रखते हैं, हमारी बुक से, हमारे कोर्स से, तो वहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें डिस्कस करने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि फीचर्स में सबसे पहला फीचर तो वही जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि देयर इज़ फ्यू लार्ज फर्म्स, चंद एक लार्ज फर्म्स हैं और बाकी सारा काम जो है वो डिपेंडेंट है इनके बिहेवियर पर। तो फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। प्रोडक्ट जो है वो इनका, आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होमोजीनियस भी है, और प्रोडक्ट जो है इनका वो, इनके जो प्रोडक्ट है बाज़ जगह पे बिल्कुल होमोजीनियस है और बाज़ जगह पे इनके प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड भी हैं। दोनों सिचुएशन है। तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, फॉर एग्जांपल आपकी जो बिग 4 हैं उनकी जो सर्विसेज हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फॉर्गसन बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड काम करता है, यानी IT बेस्ड सिस्टम को देखता है। KPMG का अपना नेचर है, तो लिहाजा वो वहाँ काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन होमोजीनियस भी है। जैसे हमारी पेट्रोल इंडस्ट्री में, हमारी पेट्रोल इंडस्ट्री में प्लेयर भी 3-4 हैं, बहुत ज़्यादा होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बल्कि बाज़ की तो जो ऑयल रिफाइनरी है वो कॉमन ही, आगे उनकी सर्विसेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस किया गया है। तो इस तरह होमोजीनियस प्रोडक्ट भी है और नॉन होमोजीनियस भी है। रवैया इनका एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। प्राइस चेंज करनी हो, एडवर्टीजमेंट हो, ये एक करेगा तो दूसरा भी करेगा, इसलिए इनका इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के मामला पर। तो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फिर उसके अलावा ये है कि ये वैसे तो लड़ाई भी करते हैं आपस में,
ठीक है जी, आपस में लड़ाई भी करते हैं, कंपटीशन भी करते हैं, लेकिन अगर कोई नया आना चाहे तो फिर ये आपस में मिल जाते हैं। तो बैरियर टू एंट्री, बैरियर टू एंट्री, नए आने वाले के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसको आने नहीं देते। ठीक है जी, जैसे कोई नई फर्म अगर कहे ना कि हम सिम इशू करके मोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये आपस में मिल जाएंगे, उसकी कॉल ट्रांसफर नहीं करेंगे आगे, इस तरह की स्ट्रेटेजीज लगाते हैं। और एडवर्टीजमेंट इसमें बड़ी जम के होती है। एडवर्टीजमेंट तो ये बहुत करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं लार्ज फर्म है, थोड़ी है तादाद में, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी देती हैं, नॉन होमोजीनियस भी देती हैं, पॉलिसीज इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा जी, और बैरियर टू एंट्री है, एक दूसरे को एंटर होने कभी देते हैं कभी नहीं देते, और एडवर्टीजमेंट जो है उस पर ये डट के खर्चा करते हैं। तो ये है इनके फीचर्स रिगार्डिंग दैट। तो एक डिस्क्रिप्शन हो गई, एक इसके फीचर्स हो गए। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, तो बाज़ बच्चों का few firms, for example in the big four there are 4 major audit services firms and products sometimes homogeneous and sometimes differentiated. Policies are interdependent, like price, if one change the price other has to change the price, so others have to change the price. They are generally competing with each other, and if some new firm is entering in the business they create barriers. Advertisement is a common feature of the ओलिगोपली। तो ये आप लिख सकते हैं। क्या ख्याल है बच्चों, तो कर लेंगे ना ये। तो यू कैन कन्वर्ट द हेडिंग इनटू सेंटेंस। ठीक है, तो इतना भी लिखना आपको वैसे भी आना चाहिए। उसकी वजह ये कि फिर पेपर कैसे करेंगे, हर चीज़ को रट्टा तो नहीं लगा सकते। डिस्क्रिप्शन, फीचर्स। चलें जी, एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये कि एडवांटेजेस इसके क्या है। अब अगर आप एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि लार्ज फर्म एंड बिग प्रॉफिट। लार्ज फर्म्स एंड बिग प्रॉफिट। लार्ज फर्म है और बड़ा मुनाफा कमाती है, छोटा मुनाफा इनको नहीं होता, क्योंकि जाहिर है सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, घी इंडस्ट्री हो गई, ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह हमारी शुगर इंडस्ट्री है, चंद एक लोग हैं इसके अंदर। अगर आप देखें दूसरी तरफ, ऑप्शंस एंड चॉइसेस, ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर, ऑप्शन एंड चॉइसेस आर अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। अब मोनोपोली में तो चॉइसेस ही नहीं ना होती। आर अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए जो है वो चॉइसेस अवेलेबल हैं और उसके पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 3, अगर आप देखते हैं comparison of price एंड क्वालिटी, यहाँ पे आपके पास प्राइस और क्वालिटी की कंपैरिजन के लिए बकायदा तौर पे सहूलत मौजूद है। नहीं लिखी जा सकती तो लिखी जा सकती है एडवांटेजेस में। लार्ज फर्म है और बिग प्रॉफिट अर्न कर रही है। बिग प्रॉफिट तो वहाँ नहीं था ना, तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। कस्टमर के पास चॉइसेस हैं, हम कह रहे हैं चॉइसेस हैं, सीमेंट है 3 4 5 तरह का है, पेट्रोल है 3 4 5 तरह का है। ठीक है जी, घी है तो शुगर है तो 3 4 5 तरह की है, और इसलिए कस्टमर कंपेयर कर सकता है प्राइसेस और क्वालिटी को। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो हम इसको एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब जहां तक सवाल है इसके डिसएडवांटेजेस का, देखिए डिसएडवांटेजेस के हवाले से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करके मोनोपोली में कन्वर्ट कर देते हैं। मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, या आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मोनोपोली। तो ये सब आपस में मिलके इसे मोनोपोली की शक्ल जो है वो दे देते हैं।
इस तरह आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर को काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सेकंड पॉइंट, एक्सप्लॉइट द कस्टमर बाय जॉइंट स्ट्रेटजीज। तो ये अपनी जॉइंट स्ट्रेटजी से जो है कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। और नंबर 3 ये है कि ये लोग जो हैं, पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करके मोनोपोली बना लेते हैं और जॉइंट स्ट्रेटजीज बना के कस्टमर बेचारे को एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरी बात ये है कि कभी अलाउ नहीं करते, नॉट अलाउ स्मॉल फर्म्स टू एंटर इन द बिजनेस। बिग गन्स तो आ सकती हैं एंटर इन द बिजनेस, बल्कि उनके लिए भी रुकावटें हैं। तो ये बिजनेस को में एंटर नहीं होने देते, एंटर इन द इंडस्ट्री कर दीजिए। इंडस्ट्री में एंटर होने किसी को नहीं देते, उस पर अपने कब्जा रखते हैं। तो 3 डिसएडवांटेजेस हमने लिखे। पहली बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में एक मिली भगत कर लेते हैं, क्लूजन बना लेते हैं, यानी कौन साजिश करते हैं और मोनोपोली में कन्वर्ट कर लेते हैं, बल्कि मल्टी प्लांट मोनोपोली कह लीजिए। और एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर को बाय जॉइंट एक्शन या जॉइंट स्ट्रेटजीज, और कभी अलाउ नहीं करते स्मॉल फर्म्स को कि वो एंटर हो सके इंडस्ट्री में। तो ये है इसके ड्रॉबैक्स। इस सेंस में देखा जाए तो अब डिस्क्रिप्शन हो गई, फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए और डिसएडवांटेजेस हो गए। अब जरा आप बच्चों से कहते हैं कि अगर समझ आया तो जी लिख के। डायग्रामेटिकली देखा जाए तो यहाँ 2 तरह के मॉडल हैं। एक मॉडल जो है वो है क्लूसिव ओलिगोपोली का और एक है नॉन क्लूसिव का। क्लूसिव का तो इंतहाई आसान डायग्राम है, जो हम मेरा ख्याल है बड़ी दफा बना चुके हैं। तो क्लूसिव का जो डायग्राम है वो बड़ा आसान है, और जो नॉन क्लूसिव का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आम डायग्राम से। तो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली का डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो करते हैं क्लूसिव ओलिगोपोली की बात। क्लूसिव ओलिगोपोली की डायग्राम बनाने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम सीमेंट इंडस्ट्री में, किसमें है, सीमेंट इंडस्ट्री में। कि देखिए अगर तो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से चलती, अगर हमारी सीमेंट इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से चलती, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। ये एक डिमांड कर्व होता, ये एक सप्लाई कर्व होता। तो जनाब नतीजा ये होता कि आपकी क्वांटिटी तो Q2 होती, लेकिन प्राइस आपके सीमेंट के पैक की मैक्सिमम 400 रुपये होती, जिसको मैं वैसे P1 कहूँगा। तो आपको समझाने के लिए 400 लिखा है, पेपर में P1 नहीं लिखिएगा। तो P1 प्राइस होती। तो इसका मतलब ये कि आम मामूल में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, डी हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है जी, और एस हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो आम मामूल में इक्विलिब्रियम वहां होता जहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होते एट ई पॉइंट। तो प्राइस होती P1 और क्वांटिटी होती आपकी Q2। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, हुआ ये कि तमाम जो मेंबर थे, मेंबर ऑफ ओलिगोपोली, यानी ओलिगोपोली इंडस्ट्री के जो मेंबर थे, उन्होंने एक कार्टेल बना ली। कार्टेल कहते हैं एक यूनियन को। उन्होंने एक कार्टेल बना ली एंड डिसाइड टू प्रोड्यूस Q1 क्वांटिटी in spite of Q2। उन्होंने Q2 की बजाय Q1 क्वांटिटी, यानी उन्होंने क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। रिड्यूस था आउटपुट जॉइंटली, उन्होंने आउटपुट जॉइंटली क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। जी बच्चों, तो क्या हुआ, अगर इनिशियल इक्विलिब्रियम देखा जाए तो बोरी सीमेंट की 400 की यानी P1 की और क्वांटिटी Q2। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में मिलके ये तय कर लिया, ओलिगोपोली कार्टेल यानी यूनियन ने,
कि हम Q1 प्रोड्यूस करेंगे, Q2 प्रोड्यूस नहीं करेंगे और हम रिड्यूस कर देंगे आउटपुट को जॉइंटली। इससे एक शॉर्टेज क्रिएट होगी और शॉर्टेज क्रिएट होने से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन जब प्रोड्यूसर प्राइस फिक्स कर देता है और कीमत के चेंज होने से वो चेंज नहीं होती, तो सप्लाई कर्व कैसी हो जाती है? शाबाश, आपसे पूछ लेते हैं ना कि अगर इन केस सेलर्स कहें कि हमने Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी, कीमत भले जो मर्जी हो, तो सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा बताइए? सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाएगा, जीरो इलास्टिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शाबाश, वर्टिकल हो जाएगा, जिसको जीरो इलास्टिक आपने कहा था, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। चूंकि आपने तय कर दी क्वांटिटी, तो जीरो इलास्टिक हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि Q1 ये क्वांटिटी है और यहां पर जो है आपका जो सप्लाई कर्व है वो जीरो इलास्टिक होने का मतलब ये है कि ये वर्टिकल हो गया, बिल्कुल एक खंबे की शक्ल का। तो ऐसी सूरत में एक सीमेंट की बोरी हो गई 650 रुपए की, यानी P2। इस तरह उन्होंने प्राइस बढ़ा ली, क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया और प्राइस को ज्यादा कर दिया और सप्लाई कर्व S की बजाय S1 कर दिया जो वर्टिकल है। तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने आउटपुट रिड्यूस की, नतीजे के तौर पे आउटपुट रिड्यूस करने के नतीजे में देयर इज क्रिएटेड अ शॉर्टेज, जिससे एक शॉर्टेज बनी और प्राइस इंक्रीज्ड from price is increased from P1 to P2। तो प्राइस इंक्रीज हो गई P1 से P2 पे चली गई। क्लियर हो गया बच्चों? कोई चीज मुश्किल? ठीक हो गया जी? इज इट डन? तो ये आपके लिए क्लियर हो गया जी। ठीक है जी। तो यू कैन सी दैट कि आपने पहले नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम बनाना है, उस पर प्राइस रखनी है, आउटपुट रखनी है, फिर एक वर्टिकल सप्लाई का बनाना है जो थोड़ा सा कम क्वांटिटी शो करे। जब वो क्वांटिटी कम शो करेगा तो ये जाहिर हो जाएगा कि प्राइस जो है पहले की निस्बत क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। वर्टिकल क्यों भाई? जब हमने क्वांटिटी है उतनी ही रखनी है, तो जब कोई भी बंदा प्राइस के मुकाबले में क्वांटिटी फिक्स कर दे तो भाई प्राइस का असर उस पर नहीं हो रहा, तो वो तो इनइलास्टिक हो गई। और इनइलास्टिक सप्लाई का मैंने चैप्टर 3 में बताई थी, जीरो इलास्टिक वर्टिकल होती है। ठीक है ना? तो अब आप कहें नहीं चैप्टर 3 दोबारा पढ़ाएं, ऐसे तो ना करें आप। तो मैंने चैप्टर 3 में क्लियर किया था कि भाई अगर प्राइस का असर सप्लाई पे नहीं आएगा या डिमांड पे नहीं आएगा तो उसकी कर्व जो है वो जीरो इलास्टिक हो जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी और वो वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये कहते हैं इसको। क्लियर जी? अब ये हो गया आपका मॉडल कौन सा जी? ये मॉडल हो गया क्लूसिव वाला। अब चलते हैं नॉन क्लूसिव की तरफ कि नॉन क्लूसिव मॉडल कौन सा है। अच्छा जी, तो नॉन क्लूसिव मॉडल जो है आपका वो आपका, हाँ ये बात आपने ठीक कही कि हमें इसे नॉन क्लूसिव कहना चाहिए चूंकि इसके अंदर हमें चलना चाहिए, इसे हमें क्लूसिव कहना चाहिए चूंकि इसके अंदर ये मिल गए हैं। ठीक है ना? अब हमें चलना चाहिए ना नए मॉडल की तरफ जिसको हम नॉन क्लूसिव का नाम दें। नॉन क्लूसिव का मतलब है कि इनका आपस में मुकाबला हो रहा है, इनकी आपस में कोई किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बात है। ठीक है? ये अब आप सही हो गए। ये तो क्लूसिव का मतलब है कि आपस में मिले हुए हैं। तो क्लूसिव का मतलब है मिली भगत। मिली भगत को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, इन्होंने मिलकर साजिश किया, तो ये साजिश हो रही थी ना। लेकिन जब आप कहते हैं नॉन क्लूसिव, तो नॉन क्लूसिव का मतलब है आपस में मुकाबला करेंगे। अब जब इसका मुकाबला करेंगे जी बेटा, तो कार्टेल, ये देखिए बेटे मैंने यहाँ पे कार्टेल लिखा है, ये देखिए ये कार्टेल, ये लिखा है कार्टेल। ठीक है ना? दिस इज ओलिगोपोली कार्टेल मैंने लिखा है। अच्छा बच्चों, अब बात हो गई नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। अब नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली का जो मॉडल है इसको आमतौर पे स्वीजी मॉडल भी कहते हैं।
यानी एक्सपर्ट का नाम स्वीजी है जिसने इसको दरियाफ्त किया है या बनाया है। तो हम इसको कहते हैं, इसका मॉडल जो है ये भी सिंपल मॉडल है जिसके अंदर एक तरफ क्वांटिटी ली जाती है, दूसरी तरफ प्राइस ली जाती है, क्वांटिटी एंड प्राइस। इस मॉडल के अंदर डिमांड कर्व जो है वो दरमियान में से एकदम से टूट जाता है इस तरह करके, और इक्विलिब्रियम इसको हम कहते हैं, जहां से ये टूटता है इसको हम कहते हैं ये है किंग्ड। ठीक है, किंग्ड का मतलब होता है किनारा। तो इसका इक्विलिब्रियम हमेशा किनारे पे होता है। इक्विलिब्रियम exists at किंग्ड। तो इसका इक्विलिब्रियम हमेशा किंग्ड पे जो है वो आता है। ठीक होगी बात। तो मैंने क्या कहा कि इसका जो डिमांड कर्व है दरमियान में एक किंग्ड होता है, और वो जो किंग्ड है इक्विलिब्रियम हमेशा वहां पर होता है। तो जहां पे किंग्ड होता है वहीं पे इसकी क्वांटिटी और प्राइस डिटरमिन हो जाती है कि इसकी क्वांटिटी Q1 है और प्राइस P1 है फॉर द फर्म, जो भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव फर्म है। तो अब ये सवाल जरूर पैदा होता है कि ये मॉडल में ऐसा क्यों है कि एक एज और किंग्ड पे आप जाके कह देते हैं कि जहां से कर्व टूटेगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। तो आप पेपर में तो यही बनाएंगे, लेकिन इसकी रीजन बड़ी कॉमन और प्रोमिनेंट सी है। और वो रीजन क्या है? वो रीजन बड़ी सिंपल सी है, हम अभी आपको एक्सप्लेन कर। एक्चुअली हुआ ये कि ये जो मॉडल है इसके अंदर डिमांड कर्व जो थे वो दो थे। एक डिमांड कर्व इसके अंदर जो है वो फर्म का अपना डिमांड कर्व है जिसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ फर्म। और दूसरा जो डिमांड कर्व है वो इसका जो है वो प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व है। दूसरा जो डिमांड कर्व है वो प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व है। हम इसको कह देते हैं, लेट से इसको डी कह देते हैं, इसको चेंज करके स्मॉल डी कर देते हैं। तो ये है फर्म का जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये है फर्म का प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व, बल्कि प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व ऑफ इंडस्ट्री। तो कहते हैं कि जहां इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कट करता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसको हम के कहते हैं। अब यहां पर जो है आप इस तरफ से देखें तो हमने प्राइस रखी हुई है, इस तरफ से देखें तो हमने इसकी क्वांटिटी रखी हुई है, ये प्राइस है। तो जहां किनारा है वहां पे क्वांटिटी डिटरमिन हो जाती है और साथ ही प्राइस डिटरमिन हो जाती है। क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों डिटरमिन हो जाती है। अब यहां पे किया यह गया है कि एक हिस्सा लिया गया है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का और दूसरा हिस्सा लिया गया है प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व का। तो हम यहाँ पे एक ब्लैक लाइन साथ साथ चलाते हैं ताकि आपको पता चले। ये इतना हिस्सा हमने ले लिया किसका जी? इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, और इतना हिस्सा ले लिया हमने प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री का। इस तरह हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपने करना ये है कि आपको ये समझ आए तो बना ले, ना आए तो आप सिंपल यही बात करें कि यहाँ पे किंग डिमांड कर्व होता है और जहां उसका किनारा होता है वहां पे प्राइस और आउटपुट डिटरमिन हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट द नॉन क्लूसिव फॉर्म ऑफ द स्वेजी मॉडल। ठीक होगी बात? सप्लाई है और बाबा एक्सपर्ट ने जो कहा है उसी की बात सुनिए, आपकी मेहरबानी है, आप अपनी ना हमारे बीच में क्या समझे? ठीक है, तो आप अपनी एक्सपर्टनेस ना दिखाएं, जो है उतना ही करें, मुश्किल क्यों करना अपने लिए।
अच्छा, और है भी नहीं, उसने कहा नहीं तो फिर मुझे भी नहीं पता, उसने यही बताया। अच्छा बच्चों, तो क्या याद करेंगे? याद ये करेंगे, पहला पॉइंट ये है कि डिमांड कर्व इज किंग्ड, डिमांड कर्व इज किंग्ड, डिमांड कर्व इसका किंग्ड है। किंग्ड का मतलब है किनारेदार है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स एट किंग्ड, इक्विलिब्रियम किंग्ड पे होता है, ठीक है। नंबर 3, वेयर, और एक पॉइंट वो भी ऐड करना है, क्वांटिटी का, प्राइस का है, और डी जो है वो डिमांड कर्व है, ठीक है। तो जो है वेयर OQ1 is quantity and OP1 is price, that's all जी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो बेशक इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं कि जो आपका एक हिस्सा है वो प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व का है जिसे मैंने ब्लू से बनाया है, और एक आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व जिसे मैंने ग्रीन से बनाया है, और इन दोनों में से एक का हिस्सा इधर से लिया गया और दूसरे का हिस्सा उधर से लेके इसे हमने कन्वर्ट कर दिया किंग डिमांड का। दिस इज व्हाट द स्टोरी। तो बच्चों यहां तक समझ आया है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, ठीक है जी। तो अगर यहां तक समझ आ गया है तो इतना यहां पे आके आपका